स्वागत है दोस्तों आपका टॉपर्स वे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको बताया गया है वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो बैच है क्लास जो है 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, यानी कल से। तो मैं नीतीश सर और मैं जो है आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज जो मैं पहला क्लास लूंगा मैथ्स का, तो वीडियो पे अंत तक बने जरूर रहें। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो है आपके पास आएंगे और ये वीडियो जो है आपकी तैयारी को अच्छे तरीके से कराने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स, जो क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स। अब तीसरा ही चैप्टर क्यों शुरू कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। तीसरा चैप्टर इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो अभिव्यक्ति मैट्रिक्स है ये हमारे क्लास 12 के फाइनल एग्जाम से के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें जो है ये ज्यादा नंबर का पूछता है और सिलेबस तो आपकी पूरी कंप्लीट होगी। और मैं जो है पहले उन चैप्टर को क्लियर कराऊंगा जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स। आपको मेरे साथ थोड़ा मेहनत करना होगा, बाकी मेरा वादा है कि मैथ्स को आपको ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको लगेगा कि हाँ भाई हम ऐसे ही डर रहे थे, मैथ्स में इतना कुछ है नहीं। अगर बड़े सपने हैं तो थोड़ा सोना कम पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज अगर आप मेहनत कीजिएगा तो भविष्य में किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज मेहनत कीजिए ताकि आपका फ्यूचर जो है, भविष्य आपका बहुत स्ट्रांग हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। चैप्टर 3 जो है चैप्टर 3 है आपका अभिव्यक्ति मैट्रिक्स। क्या है ये? अभिव्यक्ति मैट्रिक्स। इसको हिंदी में अभिव्यक्ति कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। आज हम इस क्लास के जरिए पहले इस चैप्टर का थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, थ्योरी पे आपका पकड़ है, तो एक्सरसाइज जो है एकदम आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है। और थ्योरी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो थ्योरी पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभिव्यक्ति बोलते किसे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, आप देख रहे होंगे, संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम को अभिव्यक्ति कहते हैं। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम को अभिव्यक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 वर्ड यूज किया है। यहाँ पे मैंने पहला वर्ड है संख्या और दूसरा वर्ड क्या है बाबू? फलन है। संख्या और फलन के आयताकार क्रम को अभिव्यक्ति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम संख्याओं या फलनों को, अब जान लेते हैं संख्या क्या होता है, फलन क्या और फलन क्या है। अगर हम लोग नंबर लिखते हैं 1 2 3 ऐसे 4, तो ये हमारा क्या हुआ? संख्या है। और फलन यानी जब हम लोग x + 2 y + 1 ऐसे करके लिखते हैं, बहुपद के फॉर्म में लिखते हैं, समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। अब यहाँ पे डिफिनेशन है आपका कि संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम को अभिव्यक्ति कहते हैं। तो आयताकार, आयत तो समझते हैं ना, आयत। तो यहाँ पे क्या होता है, अभिव्यक्ति को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसकी जो फिगर होती है वो आयताकार होती है, आयत की तरह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड की अगर शेप देखें, अगर इसका एक फलक फेस की बात करें केवल ऐसे, तो ये वाइड है, तो ऐसे ये क्या है आपका? आयत है। क्या है ये? आयताकार। तो ऐसे इसको मैट्रिक्स को जो है अभिव्यक्ति को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब इसमें अगर हम लोग संख्या डाल दें, जैसे 2 1 3 4 5 6, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। यानी कह रहे हैं कि संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम को, यानी एक आयत के अंदर जब लिखते हैं संख्याओं को, तो उसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। ऐसे ही हम लोग फलन को लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे जैसे x प्लस मान लीजिए 1 2, यहाँ पे 3 हो गया, y + 2, तो ये हमारा जो हो गया आयताकार फलन का संग्रह हो गया। ये आयताकार फलन का क्रम है और ये आयताकार क्या है? संख्याओं का क्रम है। ठीक है। तो आयत को जो अभिव्यक्ति को जो है हम लोग आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो हमने डिफिनेशन क्या लिखा है कि संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम को अभिव्यक्ति कहते हैं। ये आपने बात समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज समझेंगे। दूसरी पॉइंट हमारी होगी अभिव्यक्ति की कोटि। क्या होगी? अभिव्यक्ति की कोटि। अभिव्यक्ति की कोटि।
समझिए जरा इसको, अभिहु की कोटि क्या है, अभिहु की कोटि। अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें इस वाले मैट्रिक्स की, इसको तो हटा देते हैं। तो देखिए अभिहु में होता क्या क्या है, अभिहु में होता है पंक्ति और स्तंभ। अगर हम लोग इधर से इधर चलेंगे ना, इधर से इधर 2 3 5, तो ये हमारा पंक्ति है, क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या हम लोग, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, रो बोलते हैं। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। R यानी रो होता है तो R ले लेंगे, और ये पहली पंक्ति है तो R1 लिखेंगे। तो ये पहली पंक्ति हो गया, और ये आपका हो गया क्या, दूसरी पंक्ति। क्या हो गया, दूसरी पंक्ति, यानी आपका क्या हो गया, R2 हो गया। क्या हुआ आपका, R2 हो गया। तो इस अभिहु के अंदर में कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। ये आपकी पहली पंक्ति और ये आपकी दूसरी पंक्ति, यानी दूसरा रो। यानी ऐसे जब हम चलेंगे तो उसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए 2 1, ये पहला आपका, थोड़ा 1 मिनट इसको हटा देते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको करते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको बाबू, स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ को हम लोग कॉलम लिखते हैं, COLUMN। तो इसको जो है C से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। तो ये पहला कलम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1। फिर ये दूसरा कलम C2, ये तीसरा कलम C3। यानी इस अभिहु के अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां। ऐसे चलेंगे तो पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो C1 C2 C3। अब यहां पे जैसे मैंने लिखा था, यहां पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आएगा अभिहु की कोटि। अभिहु की कोटि, अभिहु की कोटि क्या होता है भाई, तो अभिहु की कोटि को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, देखिए अगर अभिहु की कोटि किसका है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमें देखना है कितनी पंक्ति है और कितना स्तंभ है। इसमें कितना पंक्ति है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। 2 पंक्ति है ना, तो पहले पंक्ति को लिख दो 2। इसमें स्तंभ कितना है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा, यानी 3 स्तंभ है। तो यहाँ पे इंटू क्रॉस करके 3 लिख दो। ये है अभिहु की कोटि। अभिहु की कोटि क्या होता है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। अगर एक भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी पंक्ति है गुणे उतना स्तंभ कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिहु की कोटि। यानी जब आपको कोटि लिखने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, पंक्ति की संख्या को लिखते हैं। पंक्ति कैसे होता है, इधर से इधर पंक्ति होता है और ऊपर से नीचे क्या होता है, स्तंभ। तो जब कोटि लिखना हो तो पहले पंक्ति की संख्या और गुणे में स्तंभ की संख्या, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है m गुणे n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m गुणे n। m का मतलब है पंक्ति और n का मतलब है स्तंभ। पहला जो संख्या है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरी संख्या है वो स्तंभ को। यानी कहीं पे कोटि लिखा है 2 × 3, तो इसका मतलब हुआ कि उस अभिहु में 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। मान लीजिए कि कोटि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 5 × 4 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि उसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 5 और स्तंभ की संख्या कितनी है, 4। तो चलिए आपको कोटि समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अभिहु के प्रकार पे डिस्कस करेंगे, अभिहु कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिहु को देखिए यहाँ पे हमने कितने वर्गों में बांट रखा है। पहला अभिहु है क्या, स्तंभ अभिहु। पहला क्या है, स्तंभ अभिहु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कलम मैट्रिक्स। दूसरा है पंक्ति अभिहु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति अभिहु, ये सारे अभिहु के प्रकार हैं। तीसरा है हमारा वर्ग अभिहु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एक करके सबका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे और सबका एग्जांपल जो है देखेंगे। अगर थ्योरी आपका जितना ही क्लियर होगा, आपका चैप्टर उतना ही सरल तरीका से हल हो जाएगा। तो इसलिए थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए और इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। चौथा हमारा टाइप है विकर्ण अभिहु।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा हमारा है अदिश आव्यूह। क्या है? अदिश आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। छठा है हमारा तत्समक आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 लास्ट जो हमारा मैट्रिक्स का प्रकार है शून्य आव्यूह है। क्या है? शून्य आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। यानी आव्यूह को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्तंभ आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह, तीसरा है वर्ग आव्यूह, चौथा है आपका विकर्ण आव्यूह, पांचवा है अदिश आव्यूह, छठा जो है आपका तत्समक आव्यूह है, और सातवां जो है आपका शून्य आव्यूह है। अब एक एक करके हम इनका देखते हैं परिभाषा। तो पहला क्या है देखिए, स्तंभ आव्यूह। पहला क्या है हमारा? स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। देखिए कितना सरल परिभाषा है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। यानी इसमें केवल एक ही स्तंभ होगा, यानी इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, ये देखिए। अब एक बात बताइए, हमने अभी बताया था इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है हमारा? पंक्ति होता है। क्या होता है? पंक्ति। और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? स्तंभ होता है। अब बताइए इसमें स्तंभ कितना? एक ही स्तंभ है ना, ऊपर से नीचे आएंगे सारे एक ही लाइन में नंबर है। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। इसको ही बोलेंगे हम लोग स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है। अब इसकी अगर कोटि की बात करें, स्तंभ आव्यूह की कोटि क्या होगा भाई? तो कोटि इसका देखिए, पहले हमें पता है कि हम किसकी संख्या लिखते हैं? पंक्ति की संख्या लिखते हैं। पहले किसकी संख्या लिखते हैं? पंक्ति की, तब स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो अगर हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ तो एक ही है, बट पंक्ति को देख लेते हैं। तो ऐसे चलते हैं ना पंक्ति के लिए, इस नंबर के बराबर एक पंक्ति होगा, इसके नंबर में 2 पंक्ति होगा, इसके नंबर में 3 होगा, और यहाँ पे 4। यानी पंक्तियों की संख्या जो है ज्यादा है और स्तंभों की संख्या 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको n गुने 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? n गुने 1। n का मतलब पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पंक्ति को। दूसरा किसको बताता है? स्तंभ को। इसमें कितना स्तंभ है? 1। और यहाँ पे पंक्ति तो ज्यादा हो रहा है ना ऐसे, तो हमने पंक्ति को n ले लिया। n यानी अपना नेचुरल नंबर, ये जो है 1 से अधिक है, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे स्तंभ आव्यूह का जो कोटि होगा वो n गुने 1 होगा। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, स्तंभ आव्यूह की कोटि। तो क्या होगी? n गुने 1, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। चलिए अगला देखते हैं। दो नंबर जो है हमारा वो क्या है? 2 नंबर देखिए हमारा है पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। कितना पंक्ति हो? 1। यहाँ पे गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे पंक्ति होगा। पंक्ति आव्यूह कहलाता है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पहले वाला क्या था? स्तंभ, उसमें स्तंभों की संख्या कितनी थी? 1। यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितनी होगी? 1। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह कहते हैं, या पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखें तो मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ऐसे चलते हैं सारे नंबर जो एक ही कतार में, और पंक्ति ऐसे ही होता है। इसमें कितनी पंक्ति है? देखो इधर सीधा चलना है ना, तो पंक्ति कितनी है? 1 है। पंक्ति कितनी है? 1। लेकिन अगर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ तो ऊपर से नीचे होता है, इसके भी नीचे स्तंभ हो सकता है, इसके भी नीचे हो सकता है, इसके भी नीचे हो सकता है, और इसके भी नीचे हो सकता है। यानी इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 है। स्तंभ जो है 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि क्या होगी बाबू?
इसकी कोटि होगी, पहले हम किसकी नंबर लिखते हैं, पहले हम पंक्ति की संख्या लिखते हैं कोटि के लिए। इसमें कितनी पंक्ति है, 1, कितनी पंक्ति है 1, तो 1 लिख देंगे और इनटू स्तंभों की संख्या तो 1 से अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे n, यानी 1 से अधिक है। तो पंक्ति अभिहू का कोटि क्या होता है, 1 गुने n, 1 गुने n। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 3 नंबर जो है हमारा है टाइप, वो है वर्ग अभिहू, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा अभिहू जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या हो, समान हो, वर्ग अभिहू कहलाता है। ऐसा अभिहू जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो, यानी जितनी पंक्ति हो उतनी ही स्तंभ होनी चाहिए। अगर पंक्ति 2 है तो स्तंभों की संख्या भी 2 होनी चाहिए, अगर पंक्ति 3 है तो स्तंभों की संख्या भी 3 ही होनी चाहिए। यानी जिस अभिहू में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अभिहू कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, इसमें पंक्तियों की संख्या की बात करते हैं। पहले कितनी पंक्ति देखिए, इधर से इधर जाएंगे ना, पंक्ति होगी, पहली पंक्ति R1 हो गई, फिर ये दूसरी पंक्ति हो गई क्या आपकी R2। जैसे मैंने बताया था पंक्ति को R से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। अब स्तंभ की बात है, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तो इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितना है 2, तो इसकी कोटि क्या होगी बाबू, इसकी कोटि होगी, पहले किसकी संख्या लिखते हैं कोटि में, पंक्ति की, कितनी पंक्ति है 2 और स्तंभ भी कितना है 2, तो 2 गुने 2, इसकी कोटि कितनी होगी 2 गुने 2। तो वर्ग अभिहू किसे कहते हैं, ऐसा अभिहू जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान बराबर, उसे वर्ग अभिहू कहते हैं। एक चीज और छूट गया है, यहाँ पे कोटि पूछे तो बस ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। अगर आपको पूछ दे कि इस अभिहू के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, किसकी, अवयव की संख्या, किसकी संख्या पूछे, अवयव की संख्या पूछे, क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये जो कोटि पूछे तो ऐसे लिख के छोड़ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन जब आपसे पूछे कि इस अभिहू के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, तो क्या करना है, इसी कोटि को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, आपका कितना आ गया 4, यानी इसमें कितने अवयव हैं 4 है। या तो काउंट कर लो या फिर जो आप कोटि लिख रहे हो ना उसको गुना कर दो, जो संख्या आएगा वही अवयव हो। कितने अवयव है इसमें, 1 2 3 4, ये जो अंदर संख्याएं हैं ना इनको ही अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला टाइप पे चलते हैं। चौथा टाइप है हमारा कौन सा, विकर्ण अभिहू, डायगोनल मैट्रिक्स। चौथा क्या हमारा, विकर्ण अभिहू डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे क्या है तो देखिए ध्यान से, ऐसा वर्ग अभिहू, इसकी बात करें वर्ग, अभी हमने वर्ग देखा है ना, वर्ग जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होती है बराबर। तो ऐसा वर्ग अभिहू जिसमें विकर्ण के, ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, 0, विकर्ण अभिहू कहते हैं। वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, विकर्ण अभिहू कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ग अभिहू जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एग्जांपल देखिए, यहां पे जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू लिखता हूं मैं, अगर मैं लिख दूं ऐसे 0 0 0 1, देखिए ये जो अभिहू है, ये जो अभिहू है इसको बोलेंगे विकर्ण अभिहू। ध्यान सुनिए, कह रहा है ऐसा वर्ग अभिहू, वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग किसे कहते हैं पहले क्लियर कर लीजिए, जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो, बराबर हो। इसमें देखिए तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, कितनी पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति,
तीसरी पंक्ति, कितनी पंक्तियां हो? 3 पंक्ति, कितनी है? 3। और फिर स्तंभ देख लीजिए, 1 2 3, स्तंभ भी कितना है? 3, यानी ये कौन सा अभिहु है? वर्गाभिहु है। तो विकर्ण का डिफिनीशन क्या है? ऐसा वर्गाभिहु जिसमें विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा, जो संख्या होगा, केवल विकर्ण पे होगा। विकर्ण किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना विकर्ण, यही तो हमारा विकर्ण है, इसको बोलते हैं लोग विकर्ण। आयत वर्ग में आपने विकर्ण पढ़ा है ना, वही है विकर्ण। यानी ये सभी 0 होना चाहिए, केवल संख्या जो है वो विकर्ण पे ही आनी चाहिए। किस पे आनी चाहिए? विकर्ण पे। दूसरा चीज याद रखिएगा, इसके अगले टाइप में फिर हम पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह से। लेकिन फर्क क्या देखिए, यहाँ विकर्ण पे एक समान संख्या नहीं आएगा। एक समान माने केवल 2 2 नहीं हो सकता है, केवल 3 3 नहीं हो सकता है विकर्ण में। यहाँ पे 2 माने तीनों संख्याएं अलग हो सकती हैं, या 2 संख्या सेम हो सकती है और एक संख्या अलग हो सकती है। तो विकर्ण अभिहु किसे कहते हैं? ऐसा वर्गीय अभिहु जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? 0। देखो यहाँ पे 0 0 है ना, केवल संख्या किसके ऊपर है? विकर्ण के ऊपर है। किसके ऊपर है संख्या? विकर्ण के ऊपर केवल संख्या है। और विकर्णों में भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि ये संख्याएं जो है अलग अलग होनी चाहिए। अगर 2 संख्या सेम है और एक अलग हो तब भी ठीक है, मतलब तीनों संख्याएं समान होनी नहीं चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे विकर्ण अभिहु। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा जो हमारा टाइप्स है वो है अधीश अभिहु। क्या है? अधीश अभिहु। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा विकर्ण अभिहु, अभी हमने विकर्ण पढ़ा, विकर्ण अभिहु जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अधीश अभिहु कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, विकर्ण में क्या था? विकर्ण में था कि विकर्ण पे ही संख्याएं होंगी, लेकिन वो संख्याएं अलग अलग होंगी। और यहाँ पे कह रहा है कि अधीश अभिहु क्या है? एक ऐसा विकर्ण अभिहु जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। समान मतलब एक ही संख्या होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पे अब आपको फर्क दिख रहा होगा, इसमें जो है पहले वाला जो हमने विकर्ण का डिफिनीशन पढ़ा, वहां विकर्ण पे जो संख्याएं आ रही थी वो अलग अलग आ रही थी, तब उसे हम बोलेंगे विकर्ण अभिहु। लेकिन अधीश अभिहु किसे बोलेंगे? तो अधीश अभिहु ऐसे विकर्ण अभिहु जिसके सभी अवयव समान हो, यानी विकर्ण पे जो संख्याएं हो एक ही संख्या नंबर होना चाहिए। 2 2 होनी चाहिए, 3 3 होनी चाहिए, 4 4 होनी चाहिए, 5 5 होनी चाहिए। ठीक है, यानी समान संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज है, उसको नोट कीजिए। क्या चीज है जी? तो ये है कि एक को छोड़कर, वन को छोड़कर, किसको? वन को छोड़कर, वन को छोड़कर, यानी यहाँ पे 1 1 1 नहीं आ सकता, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 1 को छोड़ के कोई भी प्रतीक संख्या आ सकता है, केवल 1 यहाँ पे आना नहीं चाहिए। उसको ही हम कहेंगे अधीश अभिहु। ऐसा विकर्ण अभिहु जिसमें अवयव जो है सभी अवयव क्या हो? समान हो, यानी विकर्ण पे जितने भी नंबर हो सब एक ही नंबर होने चाहिए। 2 2 है तो 2 2 ही होनी चाहिए, 3 है तो 3 3 ही होनी चाहिए। और एक कंडीशन आपको मैंने बताया जिसको नोट कर लीजिए आप, कि 1 को छोड़कर यहाँ पे 1 आना नहीं चाहिए। तो विकर्ण और अधीश अभिहु में अंतर साफ है कि विकर्ण में अलग अलग संख्याएं आएंगी विकर्ण पे, और अधीश में एक ही संख्या आएगा विकर्ण के ऊपर, उसे बोलेंगे अधीश अभिहु। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। छठा जो हमारा टाइप है वो क्या है? तत्समक अभिहु। तत्समक अभिहु एक ऐसा वर्ग अभिहु, इसकी बात कर रहा है, वर्ग अभिहु। वर्ग किसे बोलते हैं? जिसमें पंक्ति स्तंभ बराबर हो, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो। क्या होना चाहिए? विकर्ण पे जो नंबर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मैंने बोला था ना विकर्ण में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। विकर्ण में क्या है कि सभी संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अधीश में क्या था कि सभी संख्या एक ही संख्या होनी चाहिए विकर्ण पे, लेकिन एक को छोड़ के। और तत्समक अभिहु क्या है? ये कह रहा है कि विकर्ण पे केवल एक ही नंबर होना चाहिए। वो नंबर क्या है? 1। विकर्ण पे केवल 1 ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम अगर लिख दें a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0, ऐसे ये देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग तत्समक अभिहु।
यानी यहाँ पे विकर्ण पे केवल एक ही संख्या आना चाहिए जिसका वन, केवल वन, वन को छोड़ के कोई नहीं, उसको बोलेंगे तत्समक। यानी जब भी आपको मैट्रिक्स में सभी शून्य दिख जाए और विकर्ण पे एक एक दिख जाए तो समझो वो कौन सा अवयव है, तत्समक का अवयव है। अगर इस एक के अलावा कोई भी संख्या यहाँ पे 4 4 आ जाए, 5 5, तो फिर वो तत्समक नहीं है, वो अदिश अवयव है। अगर सारी संख्या अलग हो तो फिर वो अदिश भी नहीं है, विकर्ण अवयव है। तो तीनों में फर्क समझ में आ गया, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और तत्समक अवयव। विकर्ण में संख्याएं अलग अलग होती है, अदिश में संख्याएं समान संख्या होती है, एक ही संख्या होती है लेकिन एक को छोड़कर, और तत्समक अवयव में केवल एक ही संख्या आता है विकर्ण पे जिसका नाम है वन। वन केवल एक ही रहेगा, दूसरा कोई संख्या आएगा नहीं, कोई संख्या आएगा ही नहीं। यानी अगर विकर्ण पे केवल एक है बाकी सब शून्य है तो वो कौन सा कहलाएगा, तत्समक अवयव। और हमने क्या बोला था डिफिनेशन में, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो। तो वर्ग अवयव है कि नहीं, देखिए तो इसमें कितनी पंक्ति है, देखिए तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी पंक्ति भी तीन है और स्तंभ भी तीन है। तो कौन सा अवयव वर्ग है ना। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक होना चाहिए, यानी विकर्ण पे एक एक होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग तत्समक अवयव। चलिए लास्ट अवयव का लास्ट टाइप्स जो है आपका वो है जीरो मैट्रिक्स। लास्ट है आपका शून्य मैट्रिक्स। ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे जो है जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी शून्य कोई संख्या ना, शून्य जीरो, बात ही कुछ नहीं, जीरो होनी चाहिए, शून्य अवयव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दें a इक्वल टू 0 0 0 0, ऐसे इसमें कोई संख्या नहीं है, यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर, जिस अवयव के अंदर कोई संख्या हो ही ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो इस तरीका से मैट्रिक्स का आज हमने थ्योरी जो है पहले एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपसे एक ही आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने फ्यूचर को मजबूत करना है, तो वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।